हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, हम अभी यहाँ ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी का अभी जो हमारा पिछला वीडियो आपने देखा होगा, इसके अंतर्गत हम ज्योग्राफी चालू किया हमने। दोस्तों, इसमें एक चीज़ आपको देखनी है कि जो पिछला वीडियो है हमारा, वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। उसमें हम बेसिकली सिलेबस को समझा। सिलेबस के साथ साथ ज्योग्राफी में आपको पता है, इस बात पर मेंस में क्वेश्चन लगातार बहुत अच्छे से आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बेसिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और इसके लिए आपने दोस्तों, आपको पता है, जीएस फर्स्ट का पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ हमने डिस्कस भी किया था। और जो हाल ही में 2022 में लगा है, उसका वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, आप यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी का पहले भी हमने एक वीडियो बना दिया है, ये सेकंड वीडियो है। तो जिन दोस्तों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो उस वीडियो को जाके देखें, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि आपकी जो तैयारी है वो और अच्छे से हो जाएगी, और हम बिल्कुल अच्छे से चीज़ों को कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में अगर हम देखें तो लास्ट वीडियो में हमने कई चीज़ें देखी, जिसमें हम सबसे पहले एक तो इंट्रोडक्शन समझा कि इंट्रोडक्शन क्या है और ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, और किस प्रकार के जो स्रोत हैं, किन स्रोतों को हमें यूज करना है, इस प्रकार की चीज़ें आपको पहले वाले वीडियो में बता दी है। इसलिए आप में से जिन्होंने वो नहीं देखा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देख लें। इसके अलावा हमने उसके अंतर्गत जब सबसे पहले हमने ब्रह्मांड की ब्रह्मांड है उसको स्टार्ट किया। ब्रह्मांड के अंतर्गत हम सौरमंडल देख रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको पता है कि सौरमंडल में कौन कौन से आते हैं, आपको बेसिकली पता होना चाहिए। सौरमंडल के अंतर्गत मुख्य सूर्य और उससे जुड़ी हुई चीज जैसे तारा, स्टार्स, इसके अलावा ग्रह और उपग्रह, ये चीजें आती है। तो बेसिकली हमने पिछले वीडियो में सूर्य और तारे के बारे में काफी अच्छे से चीजें समझ ली, स्पेशली बेसिक जो आपको आनी चाहिए। अब हम इस वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रह। दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बेसिकली स्टैटिक वाले पार्ट जो भी आपको समझना है, अगर आप एक बार इसे समझ गए तो ये चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक है। जैसे ही आप अगले टॉपिक पे जाओगे तो वहाँ भी ये चीज़ें आपको जोड़ना जरूरी है, इनको इसलिए समझना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि ग्रह क्या है। तो देखो, है तो ये सौरमंडल के ही भाग है। एक चीज़ तो आपको पता है, सौरमंडल का भाग है, ठीक है। दूसरा, ये किससे बने हुए, चट्टान और धात्विक तत्वों से निर्मित ठोस है, ध्यान रखना। ये ठोस पदार्थ है, ठोस खगोलीय पिंड है। ध्यान रखना किससे बने हुए, चट्टान और धात्विक खनिजों से। और आप देख सकते हैं कि मंगल ग्रह पे भी धात्विक खनिज पाई गई है, वो भी अवशेष हमें मिले हैं। इस प्रकार विभिन्न जगह जब हम विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट भेज रहे हैं, उनके माध्यम से हमें कई जानकारियां मिल रही है। तो ये बात सही है कि कहीं ना कहीं ये इस प्रकार के तत्वों से ही बने हुए हैं। उसमें पृथ्वी भी एक है, और आपको पता है पृथ्वी इन्हीं तत्वों से मिलकर बनी हुई है। चट्टान है पृथ्वी पर, धात्विक तत्व भी है, मिनरल है, तो इनसे बनी हुई है। लेकिन जब हमने कल सूर्य और तारे देखे तो उनकी एक खास विशेषता ये थी कि वो स्वयं ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, स्वयं ऊष्मा या प्रकाश उत्पन्न करते हैं। उसके पीछे उनका रीजन था कि वो हाइड्रोजन से हीलियम में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि ये अभिक्रिया क्या होती है, नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन की वजह से वो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो सूर्य जो ऊर्जा उत्पन्न करता है वो कौन सी क्रिया के माध्यम से करता है, नाभिकीय संलयन के माध्यम से। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इसी प्रकार तारे उत्पन्न करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो ग्रह है वो इस चीज में अलग है। जो प्लैनेट्स है, इनकी खास बात यह कि स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, अर्थात स्वयं ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते। और इसका कारण यह है कि ये जो हाइड्रोजन से हीलियम वाली जो अभिक्रिया है, इनमें नहीं होती, इसलिए ये स्वयं उत्पादन नहीं करते या प्रकाश का जनरेशन नहीं करते। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें प्रकाश का स्रोत अगर बात करें तो मोस्टली इनका प्रकाश का स्रोत क्या है, सूर्य है। ध्यान रखना, जब ये खुद उत्पन्न नहीं करते तो ये दूसरे स्रोतों से ऊर्जा है ग्रहण करते हैं, और इनका मुख्य स्रोत है सूर्य। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी दोस्तों। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है कि तारों की तुलना में काफ़ी निकट स्थित है, इसलिए बड़ा ऑब्वियसली एक चीज़ ध्यान रखना है, जो स्टार्स है हमारे, वो कहाँ पाए जाते हैं, गैलेक्सी में। और गैलेक्सी आपको पता है दूर दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो इनकी आपको पता है, इसलिए दूर ज़्यादा होने की वजह से इनका जो चमक है वो कम दिखाई देती है, और स्पेशली वो हमें रात के टाइम पे दिखाई देती है और वो चमकते हुए दिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो जितने भी ग्रह हैं वो तारों की तुलना में हमारे पास ज़्यादा नजीक है, तारे की तुलना में। ऑब्वियसली इसलिए हम मंगलयान जगह जगह जो हमारे मंगलयान है, शनि पे भी हम भेज रहे हैं, बुध पे भी हम भेज रहे हैं, बिकॉज क्योंकि ये ग्रह हमारे नजीक है गैलेक्सी की तुलना में, ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज और देखें,
लेकिन दिक्कत क्या है कि ग्रह चमकते नहीं, पास तो है। जैसे क्या है कि तारे तो बहुत दूर है, ग्रह पास है लेकिन चमकते नहीं है। चमकते क्यों नहीं है? क्योंकि ऑब्वियसली हमें प्रकाश का उत्पन्न नहीं होता। ये चीज आपको ध्यान रखनी। इसके अलावा सभी ग्रह, ध्यान रखना, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और दिशा कौन सी होती है? पश्चिम से पूरा। सिर्फ दो ग्रहों को छोड़ करके, दो ग्रह, एक है शुक्र और दूसरा है अरुण। शुक्र को बोलते हैं वेनस और अरुण को बोलते हैं हम यूरेनस। ये दो ग्रह हैं। नॉर्मली सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं वेस्ट टू ईस्ट। और जैसे मैंने बताया था, ये अगर सूर्य है और ये अगर अर्थ है, तो अर्थ अगर इधर से चक्कर लगाएगी तो अर्थ का ईस्ट वाला पार्ट सूर्य के पास पहले आएगा, इसलिए सूर्य उदय सबसे पहले ईस्ट से होता है। जस्ट अपोजिट, अगर चक्कर इस तरीके से लगाती है तो सूर्य उदय आपके जस्ट अपोजिट होगा, ईस्ट टू वेस्ट होगा। जबकि दो ग्रह शुक्र और अरुण ऐसे हैं, ये दोनों ग्रह किस दिशा से चक्कर लगाते हैं? ईस्ट टू वेस्ट। इसलिए सूर्योदय किधर होगा? वेस्ट, सॉरी, वेस्ट टू ईस्ट। ऑब्वियसली सूर्योदय जस्ट अपोजिट होगा। तो इन चीज को आपको ध्यान रखना है। शुक्र और अरुण ब्रह्मांड के ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे अगर मैं देखूँ बात, अगर चित्र में हम बात करें तो इस चित्र की अगर मैं देखूं तो चित्र में सारे इधर से चक्कर लगा रहे होंगे, लेकिन ये इधर से लगाएंगे दोनों, ये दोनों। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों अपोजिट लगाते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से ग्रह के बारे में हमने बेसिकली चीजें जानी। इसके अलावा आपको पता है कि ग्रहों के अपने अपने क्या होते हैं? कुछ उपग्रह भी होते हैं। तो उपग्रह क्या होते हैं कि जो ग्रह होते हैं, प्लेनेट होते हैं, उन्हीं के चारों चक्कर लगाने वाले क्या होते हैं? खगोलीय पिंड होते हैं। उन्हीं के चारों चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड होते हैं। और ध्यान रखना, इसमें भी ऊष्मा है वो सामान्यतः नहीं पाई जाती। और जिसलिए चंद्रमा के बारे में आपने देखा, चंद्रमा चमकता है, चंद्रमा खुद अपनी उससे नहीं चमकता, बल्कि जो सूर्य है उसके रिफ्लेक्शन से चंद्रमा है वो चमकता है। ये चीज ध्यान रखना। तो उपग्रह, अब उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है। एक है प्राकृतिक उपग्रह और एक है कृत्रिम, मानव निर्मित। प्राकृतिक उपग्रह जो ब्रह्मांड के जो निर्माण के समय जो उपग्रह बने थे और जो मुख्य रूप से हमारे जो ग्रह हैं उनके चक्कर लगा रहे हैं नेचुरली, तो वो सभी ग्रह उपग्रह आ जाएंगे प्राकृतिक उपग्रह। जैसे अगर मैं बात करूँ तो चंद्रमा है। चंद्रमा किसका उपग्रह है? सूर्य, पृथ्वी का उपग्रह। ठीक है। जबकि कुछ ऐसे उपग्रह मानव निर्मित उपग्रह। अब मानव निर्मित उपग्रह की अगर मैं बात करूं तो मानव के द्वारा कृत्रिम पिंड जो ब्रह्मांड में अपनी जानकारी के लिए भेजे जाते हैं। जैसे हम भेजते हैं मंगलयान के माध्यम से, जैसे हम IRS भेजते हैं, इनसेट भेजते हैं। ये विभिन्न प्रकार की जो सैटेलाइट हम भेजते हैं ब्रह्मांड में, तो इस प्रकार के जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, ये उपग्रह कृत्रिम है, जो मानव द्वारा प्राकृतिक उपग्रह और ग्रहों की जानकारी के लिए हमें भेजे जाते हैं और जो मुख्य रूप से आपके संचार माध्यम को सरल बनाते हैं। तो पृथ्वी पर उपस्थित मानव अपने विभिन्न प्रकार के फायदों के लिए ये सैटेलाइट है जिनको भेजता है। तो ये सारे सैटेलाइट कौन से कहलाते हैं? कृत्रिम सैटेलाइट। और ध्यान रखना, आपको पता है ये सैटेलाइट रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। और जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये पृथ्वी है तो इसकी कक्षा में चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो चंद्रमा की कक्षा में इनको सेट करके इसके चारों ओर चक्कर लगा दी जाएगा। तो चंद्रयान इस तरीके से भेजा गया। तो यहाँ से ये कोई उपग्रह भेजे जाते हैं तो वहाँ जो हर ग्रह की अपनी एक कक्षा होती है जिसमें वो चक्कर लगाता है। ठीक है ना? सूर्य के चक्कर लगाता है या किसी दूसरे ग्रह के चक्कर लगाता है, तो उस आधार पर मुख्य रूप से उस कक्षा में उस जो भी हम सैटेलाइट यहाँ से भेजते हैं वो जाकर के उसको हाँ रोक देता है। और रोकने का काम कौन करता है? वहाँ जाकर के उनको डिप्लॉय कर देता है। डिप्लॉय कौन करता है? रॉकेट करता है। तो रॉकेट इनको महत्वपूर्ण रूप है। और ये कौन से ग्रह की हम बात कर रहे हैं? ग्रहों की, ये मानव निर्मित है। ये चीज आपको बेसिकली ध्यान रखनी है। ऑब्वियसली अंतरिक्ष में स्थित कुछ भारतीय ग्रहों के नाम आपको पता ही है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है ना? अभी हमने दो चीज देखी कि ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है और मानव निर्मित उपग्रह क्या है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी जो चीज आती है कि ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ बेसिक सी कुछ थ्योरी आई है। हालांकि ग्रह क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित थ्योरी है, क्योंकि ब्रह्मांडीय उत्पत्ति से संबंधित है। क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में से ग्रह एक है। ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें, गैलेक्सीज है, स्टार है, सूर्य है, तो ग्रह उनमें से एक है। ब्रह्मांड का एक खंड, एक पार्ट है, वो है प्लेनेट।
तो इनका ऑब्वियसली जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस हुई, तो उन्हीं में से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो हम ये जो ग्रहों की उत्पत्ति लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लिखो इसको, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इनकी उत्पत्ति क्या आई, तो इसको लेकर के बहुत सारी विचारधाराएं आई, बहुत सारी थ्योरी आई, और उनमें से 2 तरह की थ्योरी ज़्यादा रही। हालांकि सबसे फेमस थ्योरी का तो आपको पता है बिग बैंग की, उसको हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। लेकिन एक थ्योरी और देखते हैं हम, जो थ्योरी थी जो प्राचीन काल में मतलब काफ़ी 18-19 सेंचुरी के टाइम पे काफ़ी लोकप्रिय थी, उनके बारे में देख लेते हैं। उनका बस आपको ध्यान रखना है कि जिसका ऑप्शनल होता है वो बहुत गहराई से इनको पढ़ता है, लेकिन जीएस के लिए हमें इनको डीपली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको ध्यान रखनी है कि अद्वैतवादी संकल्पना और द्वैतवादी संकल्पना, इन दोनों के बारे में थोड़ा ध्यान है कि आखिरकार अद्वैतवादी संकल्पना क्या है। तो दोस्तों, अद्वैतवादी अगर संकल्पना की मैं बात करूं, तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी एक पदार्थ से हुई है। इनका मानना है, जो अद्वैतवादी संकल्पना को जो मानते हैं, उनका मानना है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी एक पदार्थ से हुई है, और उसी पदार्थ से फिर मुख्य रूप से ग्रह बने, उसी से सूर्य बने, तारा बना, गैलेक्सीज बने, ठीक है ना। तो ये उसी पदार्थ से बने, इनका मानना है। जिसमें सबसे पहली एक बायबराशी परियोजना, बायबराशी परिकल्पना दी इमैनुअल कांट के द्वारा, और एक निहार का परिकल्पना दी लाप्लास के द्वारा। तो आपको 2 चीज ध्यान रखनी है कि कांट के द्वारा कौन सी परिकल्पना दी गई और लाप्लास के द्वारा कौन सी परिकल्पना दी गई, और ये कौन सी है, अद्वैतवादी है द्वैतवादी। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर हम दूसरी कॉन्सेप्ट को करें, देखो इनमें एक कमी आई, कमी इनकी कुछ आपको पता है, हर थ्योरी की क्वेश्चन कुछ लैप्स रह जाते हैं। कहा जाता है कि विज्ञान में कोई सिद्धांत वैज्ञानिक तब तक है जब तक कि उसको कोई तोड़ने वाला दूसरा सिद्धांत नहीं आ जाए। जिस दिन दूसरा सिद्धांत आ जाता है, उसको ब्रेक कर देता है, उसी दिन वो सिद्धांत खत्म हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से आपको पता है, जो इन्होंने ये थ्योरी दी, तो इन थ्योरियों में कमी निकाल के आई, तभी जाकर के नई थ्योरी आई। तो कमी ये थी कि भाई इनके अकॉर्डिंग ये है कि एक पदार्थ से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, एक पदार्थ से ही मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, तो एक पदार्थ से ही सूर्य बना है, एक से ही ग्रह बने, एक से ही गैलेक्सी बनी। तो फिर आखिरकार सूर्य अपनी ऊर्जा खुद उत्पन्न करता है, जबकि ग्रह अपनी ऊर्जा खुद उत्पन्न नहीं करते। जब एक ही तत्व से बने थे, एक ही मेटेरियल से बने हुए थे, तो फिर आखिरकार सूर्य और पृथ्वी का स्ट्रक्चर या सूर्य और अन्य ग्रहों का स्ट्रक्चर अलग कैसे हो गया? इस बात का जवाब ये अद्वैतवादी नहीं दे पाए। इसके बाद आई थी द्वैतवादी संकल्प। और दोस्तों, द्वैतवादी संकल्पना की अगर मैं बात करूं, तो द्वैतवादी जो संकल्पना है, इस द्वैतवादी संकल्पना में यह कहा गया कि 2 पदार्थों से मिलकर के ब्रह्मांड बना है। 2 पदार्थ इन्होंने माना, 2 पदार्थ, और इन्हीं 2 पदार्थों के आधार पर इन्होंने अपनी संकल्पनाएं दी, जिनमें चैम्बरलिन थे जिन्होंने ग्रहणु नाम की थ्योरी दी, और एच.एन. रसेल जिसने द्वैता तारक सिद्धांत दिया। द्वैता तारक का मतलब उसने 2 तारे माने, एक तारक वो जो तारे जो खुद ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और एक वो जो खुद ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते। इसके आधार पर अगर आप जीएस मतलब जो इसका ऑप्शनल में देखेंगे, तो वहाँ ज़्यादा डिटेल से इसको बताया जाएगा। आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको यहाँ सिर्फ याद करना है, ऑब्वियसली जीएस वालों के लिए, कि ये द्वैतवादी संकल्पना क्या है। द्वैतवादी का मतलब है कि 2 कारकों के या 2 मेटेरियल के आधार पर इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति है उसको बताया, ठीक है। ये चीज बेसिकली आपको ध्यान है। अब इसके बाद ग्रहों की उत्पत्ति, आपको पता है ग्रहों की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सबसे तर्कपूर्ण, सर्वप्रथम जो परिकल्पना आई थी सबसे पहले, वो थी फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्तेदा बफन की 1749। सबसे पहले 1749 में इसने दी, इसके बाद आई थी कांट की। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कभी कभी पूछ सकते, हो सकता है कभी भी, कि सबसे पहले ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित या यूनिवर्स की उत्पत्ति संबंधित जो तर्कपूर्ण परिकल्पना आई थी, वो कौन सी थी? तो कास्तेदा बफन, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्तेदा बफन के द्वारा दी गई थी, ठीक है ना। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। आपको बताया कि ग्रहों को लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ होता है, ISA। ये मुख्य रूप से इसकी 2006 में एक बैठक हुई थी, और 2006 की बैठक के अंतर्गत इसने जो ग्रह हैं उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड किए, इनको डिफाइन किया। और डिफाइन किया तो बोला कि सौरमंडल में ग्रह एक खगोलीय पिंड है, सही बात है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपसे पूछी जाए कि ग्रहों की मेन विशेषता क्या है, तो ग्रहों की मेन विशेषता यह है कि वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं।
तो अगर कोई खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है उसको सामान्यतः ग्रह का दर्जा दिया जा सकता है, इस परिभाषा के अनुसार। दूसरा है कि उस खगोलीय खंड का पर्याप्त द्रव्यमान हो, मतलब इतना ज्यादा द्रव्यमान हो जो डिफाइन कर सके, और वह किसी अन्य खगोलीय पिंड के साथ टकराहट ना दे रहा हो, उसकी अपनी कक्षा हो, किसी अन्य के साथ वो टकराहट, जैसे मान लें पृथ्वी अपने चक्कर घूमती है अपने उस पर, अब पृथ्वी के बीच में अगर बुध घूम जाता तो दोनों टकरा जाते, तो इसीलिए ग्रह वो होगा जो दूसरा, अगर वो टकरा रहे तो अन्य खगोलीय पिंड हो जाते, फिर ग्रह नहीं कहलाएंगे। तो प्लेनेट के लिए एक स्पेशल डेफिनेशन होती है। पहली यह है कि वो मुख्य रूप से सूर्य के चारों चक्कर लगाता हो, दूसरी यह है कि उसका द्रव्यमान ठीक ठाक हो, और तीसरी है कि वो अन्य खगोलीय पिंडों के साथ दिक्कत खड़ी ना करे। ये चीज आपको ध्यान रखनी। इसके इनके अलावा सबके आधार पर सौरमंडल में अपनी, ध्यान रखना, सबके आधार पर सौरमंडल में अपनी जो कक्षा है, अपनी गुरुत्वाकर्षण पिंड बन जाता है। इनके आधार पर सौरमंडल में अपनी कक्षा में वो गुरुत्वाकर्षण पिंड भी बन जाता है, अर्थात उसमें गुरुत्वाकर्षण का भी वो चीजें हैं पाई जाती। तो इन जब ये डेफिनेशन दी गई थी 2006 में, तो इन डेफिनेशनों के बाद प्लेटो जो ग्रह था वो दो मापदंडों को ही पूरा कर पाया। पहली बार तो सौरमंडल में था, लेकिन एक मापदंड ये है अन्य खगोलीय पिंड है इनकी कक्षा को टकराहट करता था, इस कारक को वो क्या नहीं कर पाया, फॉलो नहीं कर पाया, और इसी कारण से फिर हाँ यम या प्लेटो को हमें हटाना पड़ा, क्योंकि यम का एक तो आकार बहुत छोटा था, तो आकार छोटा होने की वजह से द्रव्यमान की जो परिभाषा है जो ग्रहों के लिए होनी चाहिए थी उसको फुलफिल नहीं कर रहा था। एक चीज तो उसमें ये कमी थी। दूसरा, उसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं थी, बल्कि दूसरे की कक्षा को, वरुण की कक्षा को काट रहा था। तो ऑब्वियसली जो खगोलीय पिंड अगर दूसरे की कक्षा काटता तो ग्रह की परिभाषा में नहीं है। और इसका व्यास बुध के व्यास से भी, बुध सबसे छोटा ग्रह, उससे भी इसका व्यास बहुत छोटा था। चूंकि ये डेफिनेशन में नहीं आया, इसलिए 2006 में मुख्य रूप से ग्रह की श्रेणी से इसको हटा दिया। पहले हमारे पास 9 ग्रह थे, 2006 के बाद 8 ग्रह हैं। प्लेटो अब ग्रह की श्रेणी में नहीं आता। ये सेरेस एक ऐसे ही खगोलीय पिंड की बात है, इसको फियाजी के द्वारा खोला गया था, और ये केवल यही सौरमंडल के आंतरिक वलय में स्थित शेष सभी, यानी अगर जितने भी ग्रह हैं उससे अभी सौरमंडल के बाह्य पार्ट में है, जैसे देख रहे होंगे आप, बाकी ये सूर्य के ये आंतरिक वलय में स्थित है। अभी तक हमने इतनी जानकारी ले ली। अब इसके बाद यदि हम देखें तो सबसे पहले अगर ग्रहों को भी, जो जो हमारे प्लेनेट है, इन प्लेनेट्स को भी, ग्रहों को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक ग्रह होते हैं उन्हें बोलते हैं पार्थिव ग्रह, और दूसरे ग्रह होते हैं उन्हें बोलते हैं जॉवियन ग्रह। ठीक है, जॉवियन। तो जो पार्थिव ग्रह है, अभी नीचे देखते हैं इसको, ये तो है पार्थिव ग्रह और ये है जॉवियन। पार्थिव ग्रह कौन से होते हैं? पार्थिव ग्रह सूर्य के पास जो ग्रह हैं और जो पृथ्वी तक की ये वो जो 4 ग्रह हैं, ये पार्थिव ग्रह हैं। ठीक है, जो सूर्य के पास स्थित है, जो सूर्य की कक्षा में स्थित है। ठीक है, और जॉवियन ग्रह जो सूर्य की बाह्य कक्षा में स्थित है। जैसे ये सारे जो दो ग्रह, 4 ये वाले जॉवियन है और ये वाले जॉब क्या है, पार्थिव। लेकिन अब इनकी परिभाषा हमें देखनी है। जैसे परिभाषा अगर हम थोड़ा सा इनकी विशेषता जरूर देखना, क्योंकि यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं कई बार। स्टेटमेंट है वो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों जगह इसके बारे में पूछा जाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार देख लें, और बेसिक सी जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की भी रहेगी, है ना, तो इसलिए आपको इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम जो बात कर रहे थे यहाँ, ये पार्थिव ग्रह की और ये जॉवियन ग्रह की। तो पार्थिव ग्रह मुख्य रूप से सूर्य के चारों ओर, सूर्य की चारों कक्षा में पाए जाते हैं, मतलब सूर्य की कक्षा में उपस्थित होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम देखें, ये सूर्य के चारों ओर निकटतम होते हैं, ठीक है ना, और ये सूर्य के बाहर दूर होते हैं। ठीक है ना। पार्थिव ग्रह को पार्थिव ग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पृथ्वी की विशेषताओं को शामिल किए हुए, इनकी संरचना है वो पृथ्वी की समान होती है, जबकि जोवियन ग्रहों की संरचना बृहस्पति के समान होती है, इसलिए इनको ऐसा बोला जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा ये स्थलीय ग्रह हैं, ठीक है ना, और ये ठोस पाए जाते हैं, जबकि ये गैसीय ग्रह हैं। मंगल की कक्षा से बाहर स्थित ग्रहों को बोलते हैं जोवियन ग्रह,
और सूर्य की कक्षा के बाहर स्थित निकटतम जो 4 ग्रह होते हैं उनको बोलते हैं पार्थिव ग्रह। बेसिक सी परिभाषा है। इनकी संरचना बृहस्पति के बराबर होती है और ये 4 ये होते हैं। इनकी संरचना है पृथ्वी के बराबर होती है और ये 4 ये होते हैं। इसके अलावा इनकी संरचना की बात करें, ये भूभाग होता है, ज्वालामुखी ये घाटियाँ, ऐसी चीजें मुख्य रूप से जो पार्थिव ग्रह इन पर पाई जाती है। जबकि जो जोवियन ग्रह है ये गैस पे आधारित होते हैं और चारों ओर वलय पाया जाता है। सबसे बड़ी बात है इनके चारों ओर वलय पाए जाते हैं और एक गैस आधारित होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कौन कौन है, तो बृहस्पति, शनि, अरुण और बुध। इसके अलावा अगर हम आगे और देखें इसमें, तो जोवियन ग्रह की जो इनकी विशेषता ही ध्यान रखें। ऑब्वियसली जोवियन ग्रह पृथ्वी के आकार की है, तो इसमें ऑब्वियसली पृथ्वी की समान संरचना है, तो ठोस भी पाया जाएगा, द्रव भी पाया जाएगा और यहाँ पर मेंटल कोर सब पाए जाएंगे। तो इसलिए इनमें भूपृष्ठ भी होता है, इनमें मेंटल भी होता है और इनमें कोर भी होता है। और वायुमंडल महीन एवं विरल होते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली आपका एक क्वेश्चन हमेशा आ सकता है, जोवियन ग्रह पार्थिव है, इनसे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए ये चीज आपको बेसिकली ध्यान रखनी है कि इन चीजों को किस तरीके से आपको करना है। तो इनको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, जो चीज हमें बताई उसको देख लेना, यहाँ से आपका क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। बेसिकली पार्थिव ग्रह जो पृथ्वी की संरचना के समान होते हैं, सूर्य के नजदीक होते हैं, ऑब्वियसली ठोस होंगे, इनमें चट्टाने पाई जाएंगी, भूपृष्ठ पाई जाएंगी, खनिज तत्व पाए जाएंगे। जबकि दूसरी ओर जोवियन ग्रह जो कि इनमें अगर ये आपको पता है कि इनकी विशेषता है वो जुपिटर यानी बृहस्पति की तरह है। इसलिए बृहस्पति आपको पता है बृहस्पति गैसीय ग्रह है। तो ऐसी स्थिति में इनमें ये चारों जो ग्रह हैं ये गैसीय प्रकृति के हैं, है ना। इनमें मुख्य रूप से बलय पाई जाती है। और ध्यान रखना एक चीज और, इनके प्राकृतिक उपग्रह ज्यादा पाए जाते हैं जबकि इनके प्राकृतिक उपग्रह कम होते हैं। जिसमें बुध और शुक्र के तो कोई प्राकृतिक उपग्रह है ही नहीं, पृथ्वी का एक है और मंगल के 2 है। तो इनमें तो ज्यादा है नहीं। इनमें कौन कौन से आते हैं, बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आती है और मंगल। ठीक है ना। तो मंगल के तो 2 उपग्रह हो गए, इसके एक उपग्रह हो गया, इनके कोई उपग्रह ही नहीं होते। तो इनके जो उपग्रह है वो कम होते हैं, जबकि इनके तो आपको पता है शनि के 28 है, बृहस्पति के 60 से ऊपर है। तो इतने उपग्रह इधर जाते हैं, इनके उपग्रह ज़्यादा होते हैं और इनके उपग्रह नहीं होते। ये चीज़ आपको बेसिकली ध्यान है। इसके बाद अब हम थोड़ा सा हर ग्रह के बारे में आपको बता देते हैं, थोड़ा सा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा हर ग्रह के बारे में हम बेसिकली जानते हैं। ठीक है ना। और ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और यहीं से भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं कई बार, तो ये इसलिए इसको अच्छे से समझ लें। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले आपको पता है कि हम यहाँ जो ग्रह पढ़ेंगे वो सूर्य से दूरी के आधार पर पढ़ेंगे। तो अगर बात करें तो ये हो गया मरकरी, ये हो गया वेनस, अर्थ, वेनस हो गया, ये वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सेप्टर्न हो गया और यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया। तो ये इसके आधार पर सूर्य के दूरी के आधार पर मुख्य रूप से हम इनको देखेंगे। और आपको पता है जो सूर्य के सबसे पास होगा ये जो जल्दी चक्कर लगाएगा, और जो सूर्य से सबसे दूर होगा वो बहुत दिनों बाद चक्कर लगाएगा, मतलब उसकी जो सूर्य के चारों चक्कर लगाने की अवधि ज़्यादा होगी। तो इसी में अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं बुध ग्रह के बारे में। तो दोस्तों ये बात सही है, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है क्योंकि ये बुध ग्रह यहाँ को दिख रहा होगा, और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ध्यान रखना, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है, आपका बुध। कौन है, आपका मरकरी। ठीक है ना। तो सबसे छोटा ग्रह है। दूसरी बात, इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। ध्यान रखना, शुक्र का और बुध का कोई अपना उपग्रह नहीं है। ये चीज आपको बेसिकली ध्यान रखनी है, इसको लेकर के कई बार स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा एक चीज और आपको यहाँ याद रखनी है ना, क्योंकि बुध के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए और एक एक जानकारी को आपको जानकारी तो पता होगी, लेकिन हर जानकारी को आपको किसी कारण से किसी रीजन से समझना है। तो इसमें अगर मैं देखूं तो बुध का एक चीज है कि बुध पर दैनिक तापांतर बहुत ज़्यादा अधिक होता है। तापांतर का मतलब होता है कि दिन के समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और रात के समय अगर बात करें तो ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। जैसे दिन में तो प्लस में पहुंच जाएगा और रात में माइनस में पहुंच जाएगा, अर्थात टेम्परेचर तापांतर कितना होगा, 2 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर तापांतर है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि जैसे चक्कर लगा रहा है ये, इसका ये वाला पार्ट है ये सूर्य के पास रहेगा,
तो सूर्य के पूरे जब पूरा प्रभाव पड़ेगा टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा हो सकता है और उसके जस्ट अपोजिट यहाँ टेम्परेचर कम पाया जाए। ठीक है, तो इसकी वजह से भी इसका एक कारण हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर दोस्तों वायुमंडल नहीं पाया जाता, बुध पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पर जीवन भी संभव नहीं। ये बेसिक सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो यह है पृथ्वी का, ध्यान रखना, यह है पृथ्वी का 1/8वां भाग। ये इतना छोटा है कि पृथ्वी का 1/8वां भाग है, ध्यान रखना। दूसरी बात, एक चीज हो जाए, यहाँ दिन अति गर्म और रात, इसलिए मैं बोला नहीं, दिन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है और रात में उतनी ही ठंड होती है, इसी कारण से यहाँ तापांतर ज्यादा होता है, इसी कारण से ही यहाँ तापांतर है वो ज्यादा पाया जाता है। ये चीज आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। और इसका अपना एक क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर विशिष्ट रूप से पाया जाता है, विशिष्ट गुण वाला क्षेत्र होता है, इसको चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। इसके अलावा एक चीज और देखना जो समझनी है आपको, वो समझनी है कि देखो इसमें एक चीज है कि इसका एक दिन, जैसे हमारे इसका एक दिन, यहाँ का एक दिन हमारे 90 दिन के बराबर है। आप अनुमान लगा सकते हो, तो इसका मतलब है कि यहाँ हमारे 90 दिन में हमारे यहाँ 90 बार सूर्यास्त हो जाएगा, जब जाके यहाँ एक बार सूर्यास्त होगा। तो इसका रीजन क्या है दोस्तों, जब ये सबसे पास है तो ज्यादा टाइम तक सूर्य यहाँ पर उदय रहेगा। ठीक है भाई, जो चीज के आप मतलब जैसे किसी भी चीज के पास, जैसे मान लीजिए सूर्य सबसे ज्यादा रहेगा, सबसे ज्यादा उदय रहेगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे दिन की अवधि छोटी होती चली जाएगी, इसलिए यहाँ पर दिन सबसे ज्यादा बड़ा होता है। 90 दिन के बराबर, पृथ्वी के 90 दिन है ना, उसके बराबर यहाँ एक दिन होता है, क्योंकि ये सबसे नजदीक है। ठीक है ना, ये बेसिकली जानकारी। इसके अलावा दोस्तों ये चीज है कि सूर्य ने पृथ्वी सब चक्कर लगाते हैं, तो ये सूर्य के सबसे पास है, सूर्य के पास है, इसलिए 88 दिन में ही ये परिक्रमा पूरी कर देता है। जिसे पृथ्वी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, ठीक है ना, 6 घंटे 56 सेकंड में पूरा करती है। तो 5 घंटे 48 मिनट और 6 सेकंड में पूरा करती है, उसे ये 88 दिनों में पूरा कर देता है। यानी कि ये सूर्य के पास होता है, इसलिए जल्दी चक्कर लगा देता है। ऑब्वियसली इसका जो परिक्रमण क्षेत्र होता है वो दूरी होती है, कम होती है, क्योंकि उसके पास होता है। दूसरी बात, एक चीज और जानेंगे, बुध पर बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, परंतु ध्यान रखें, अब सबसे पहले इस लाइन को समझने से पहले हमें एक लाइन समझनी होगी, एल्बिडो। दोस्तों एल्बिडो को समझो, एल्बिडो क्या होता है, ये आगे भी हम जब जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे वहां भी आपको देखने को मिलेगा। तो एल्बिडो को समझो सबसे पहले। तो एल्बिडो का मतलब है कि तापमान का परिवर्तन, परावर्तन बटे टोटल टेम्परेचर। मान लें टोटल टेम्परेचर अगर पृथ्वी पे 100 आया है, उसमें से 40 ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, 40/100 इंटू 100, तो कितना एल्बिडो होगा, 40% एल्बिडो होगा। यानी कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो एल्बिडो होता है, जितना ज़्यादा परावर्तन होगा उसका मतलब उतना ही ज़्यादा क्या होता है, उसका एल्बिडो। अब दोस्तों ये चीज़ आपको पता है कि कोई चीज़ जितना ज़्यादा कोई भी वस्तु अगर सूर्य की किरणों को जितना ज़्यादा परावर्तित करेगी, टेम्परेचर का उतना ही कम अवशोषण करेगी, और कोई भी वस्तु टेम्परेचर को अवशोषण करने से ही गर्म होती है, ध्यान रखना। तो अगर टेम्परेचर, अगर मान लो कोई रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, इस मीन उसका एल्बिडो ज़्यादा है, एल्बिडो ज़्यादा है तो इसका मतलब परावर्तन ज़्यादा है, और परावर्तन ज़्यादा है, कोई चीज़ रिफ्लेक्शन ज़्यादा करती है तो ऑब्वियसली उसकी चमक भी ज़्यादा होती है। और यदि उसका एल्बिडो कम है, रिफ्लेक्शन कम होगा तो चमक भी कम होगी। लेकिन ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन कम होगा तो अवशोषण ज़्यादा होगा, मतलब उसको ऑब्जर्व ज़्यादा किया होगा, और इससे क्या है कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, बुध की जो है स्थिति वह एल्बिडो कम होता है, अर्थात यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि अवशोषण ज़्यादा होता है। इसलिए ध्यान रखना, बुध पे सूर्य का तापमान बहुत जगह पाया जाता है, और एल्बिडो कम होने की वजह से रिफ्लेक्शन कम होता है, और रिफ्लेक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली चमकेगा कम, इसलिए बुध चमकता कम है क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं होता, यहाँ की सतह खुरदुरी ज़्यादा है। अगर सूर्य की किरणें एक तो प्लेन सतह पे आ रही है और एक खुरदुरी सतह पे आ रही है, तो प्लेन सतह पे वो जल्दी से रिफ्लेक्ट हो सके चली जाएंगी, जबकि खुरदुरी सतह अवशोषित ज़्यादा करेगी। तो इसलिए, और जब अवशोषित ज़्यादा कर रही है इसका मतलब रिफ्लेक्शन कम है, एल्बिडो कम है, चमक कम है। तो ये चीज़ आपको बेसिकली ध्यान रखनी। इसके अलावा इसके अध्ययन के लिए हमने एक कृत्रिम उपग्रह भी भेजा गया है जिसका नाम है मैरिनर है, जो इसमें जाकर के इसके चित्रों का इसका पता लगाएगा। और इसके वायुमंडल में ऑक्सीजन, हीलियम, ये गैस धातु पाई जाती है। ये बेसिकली हमने बुध के बारे में इतनी जानकारी पढ़ी। दोस्तों इस जानकारी से बाहर बुध से जुड़ा हुआ कोई फैक्ट मुझे तो लगता नहीं कि बच जाएगा, तो आप ये चीज़ बेसिकली ध्यान रखना, बुध से जुड़ी हुई चीज़ है। तो अभी हमने मरकरी पढ़ा है, अब हमारा दूसरा ग्रह को पढ़ते हैं जिसका नाम है शुक्र।
अब शुक्र ग्रह के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। शुक्र ग्रह से डायरेक्ट सवाल कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसके बारे में हमें पता हो चाहिए। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है दोस्तों, जब भी आप कोई चीज़ करें, ये जो पढ़ाई कर रहे हैं हम, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, विशेषकर हो सकता है कि बहुत सारे दोस्त आप में से बहुत साल पहले पढ़ चुके होंगे, कोई नई बात है नहीं, है ना। लेकिन जो भी हमारे बिगिनर दोस्त हैं वो इस तरीके से इन चीज़ों को पढ़ें, समझें, और जो दोस्त पहले पढ़ चुके हैं अगर उनको किसी प्रकार का डाउट है तो इन चीज़ों को जोड़ के समझ सकते हैं। अब हमारा ये दोस्तों ये चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब आप बोलेंगे सर डायरेक्ट डायरेक्ट जोग्राफी डायरेक्ट यूपीएससी सवाल यहाँ से नहीं पूछेगी, लेकिन स्टेट पीसीए डायरेक्ट सवाल यहाँ से पूछती है। लेकिन यूपीएससी में इनकी जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से इनका योगदान रहेगा। अब आता है शुक्र पे। दोस्तों शुक्र सबसे चमकीला और गर्म है, क्या कहना है, इसमें एक बढ़िया चीज़ है, ये एक तो पास तो है ही इसलिए गर्म ज़्यादा है, और दूसरा अवशोषण ज़्यादा करता है इसलिए मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी सतह इस प्रकार से है कि रिफ्लेक्शन जितना भी करता है उसको चमका देता है। तो इसकी सतह का जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से ये क्या करता है, चमकता ज़्यादा है। और दोस्तों एक चीज़ और है, सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। एक चीज़ आपको पता है कि शुक्र है, ये अपनी जो दिशा की जो अपनी चक्कर परिक्रमा करता है वो ईस्ट टू वेस्ट करता है, इसलिए ये हमेशा ये ईस्ट टू वेस्ट करता है, ध्यान रखना। इसलिए ये हमेशा जिस तरीके से सूर्य का उदय होता है ठीक उसी दिशा से हमें प्रतीत होता है, क्योंकि पृथ्वी के जस्ट अपोजिट दिशा में ये वो क्या करता है, परिक्रमा करता है। इसलिए सांझ का तारा यानी कि सांझ के टाइम पर तो होगा पश्चिम में, और भोर के टाइम पे होगा ये पूरब में, क्योंकि सूर्य पूरब में दिखाई देता है। इसलिए सुबह के टाइम पर ये पूरब में पृथ्वी से दिखाई देता है और शाम के टाइम पे पश्चिम में पृथ्वी से दिखाई देगा। रीजन यही है क्योंकि ये जिस तरीके से सूर्य जिस तरीके से पृथ्वी के जस्ट अपोजिट दिशा में चक्कर लगाता है, इसलिए जिस तरीके, क्योंकि हम भी पृथ्वी सूर्य के अपोजिट दिशा में चक्कर लगाती है, तो इसलिए हमें वो पूरब में दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से ये भी हमें पूरब में दिखाई देगा, क्योंकि इसकी दिशा और सूर्य की दिशा सेम टू सेम रहेगी हमारे संबंध में, पृथ्वी के संबंध। अन्य ग्रहों के विपरीत ऑब्वियसली मैंने बोला दक्षिणावर्त दिशा का मतलब ये लगाता है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। और पृथ्वी का इसको जुड़वा, ध्यान रखना, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी इसके नाम से जाना जाता है। सूर्य शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। उसका एक रीजन दोस्तों आप सभी को पता है कि पृथ्वी की संरचना, उसका व्यास और उसका आकार, ये सभी शुक्र ग्रह के बराबर पाए जाते हैं। शुक्र ग्रह का जो स्ट्रक्चर है, इसकी संरचना है, इसका जो व्यास है वो उसी प्रकार से पाया जाता है, इसलिए इनको ये बोला जाता है पृथ्वी की जुड़वा। और दूसरी एक खास बात यह है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक तो पार्थिव ग्रह, तो ऑब्वियसली ठोस ठोस तो पाया जाएगा, ठोस होगा, लेकिन जैसा कि मैंने बोला इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता। तो शुक्र और बुध का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, प्राकृतिक सैटेलाइट नहीं है। और ये तो मैंने बताया था। एक चीज और ध्यान रखनी, ये चक्कर 255 दिन में पूरा करना है। जिस प्रकार से जैसे मान लो ये हो गया सूर्य, तो इसके पास बुध था, ये 87 दिन में पूरा कर रहा है। इसके बाद ये क्या हो गया, शुक्र होगा, ये 255 दिन में पूरी करेगा। इसके बाद आएगी पृथ्वी, ये 365 दिन में पूरी करेगा। इसके बाद आएगा मंगल, ये 687 दिन में पूरी करेगा। इस तरीके से जैसे जैसे इनकी सूर्य से दूरी बढ़ती जाएगी, ऑब्वियसली इनका परिक्रमण जो क्षेत्र होता है, परिक्रमण दूरी है वो भी बढ़ती जाएगी, इसलिए परिक्रमण काल भी इनका बढ़ता जाएगा। ये चीज आपको जाननी है, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने बता दिया कि ये अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है, वो तो आपको पता ही है। शुक्र का ग्रह पर वायुमंडल के प्रमाण उपलब्ध है, लेकिन इस पे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ जीवन संभव नहीं है दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो शुक्र है इस पे वायुमंडल तो है, क्योंकि इस पे ऑक्सीजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, लेकिन इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, लगभग 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा है, और इसकी वजह से आपको पता है कि यहाँ पर मानव जीवन संभव नहीं हो सकता। शुक्र पे भी हमने जांच करने के लिए मैगलन नाम का अंतरिक्ष यान भेजा गया है। तो मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह पे भेजा गया है ये आपको पता होना चाहिए, ये शुक्र ग्रह पे भेजा गया है। और ये मैगलन आप सभी जानते होंगे, स्टीम पढ़ा होगा। मैगलन एक यात्री था जो खोज करता था, पुर्तगाली खोज करता, जिसने कई देशों की खोज करनी, अफ्रीका के क्षेत्रों पर भी गया था ना, तो मैगलन उनमें से एक था। तो मैगलन के आधार पर इसको नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब इसके बाद
हमारा एक और ग्रह के बारे में हम आगे पढ़ते हैं, हालांकि पृथ्वी तो एक बड़ा है, पृथ्वी के बारे में हम बहुत चीज़ें और देखेंगे, लेकिन आज बेसिकली देख लेते हैं अर्थ। अर्थ तीसरा सबसे बड़ा है, तीसरा सबसे दूर है, दूरी में तीसरा सबसे है, क्योंकि पहले ये दूरी के आधार पर देखेंगे तो सूर्य से दूरी के आधार पर ये तीसरा नंबर का है, यहाँ अर्थ हो जाएगा। और दूसरी बात, ये पार्थिव पार्थिव ग्रह होता है। पार्थिव ग्रह तो डेफिनेटली ये चट्टानों से बना होगा, ठोस होगा, और यहाँ धात्विक तत्व है वो ज़्यादा पाए जाएंगे, ठीक है ना। ये बेसिकली इसके बारे में थोड़ी जानकारी। दूसरा, आप सभी जानते हैं पृथ्वी के बारे में कोई नई बात तो है नहीं। देखो, पृथ्वी की अगर बात करें हम तो पांचवा सबसे बड़ा है। बड़ा है अगर एरिया के आधार पर देखें तो पांचवें नंबर पे आता है पृथ्वी। अगर सूर्य से दूरी के आधार पर देखें तो तीसरे नंबर पे आता है। दूसरा, यहाँ मानव जीवन के अनुकूल परिस्थितियां हैं, क्योंकि यहाँ वायुमंडल भी है, फिर वायुमंडल में तापमान भी कंट्रोल में है, ठंड भी है तो गर्मी भी है। तो इस प्रकार यहाँ पर जलवायु मानव जीवन के अकॉर्डिंग परिस्थितियां पाई गई, और इसी कारण से पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह माना जाता है, सामान्यतः अभी तक हालांकि खोजें चल रही है, सामान्यतः है कि पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, पृथ्वी पर ही मानव रह रहा है और किसी ग्रह पर मानव नहीं रह रहा। तो एक तो है, और ऑब्वियसली जीवन के लिए जो आवश्यक गैस है वो यहाँ पर उपलब्ध है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्योंकि पृथ्वी का अपना वायुमंडल है। तो इन्हीं कारणों की वजह से पृथ्वी पर ये चीज़ें उपस्थित है। इसको ग्रीन प्लेनेट की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है ग्रीन प्लेनेट की संज्ञा देने का एक कारण इसका यह है, यहाँ पर ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाने की वजह से CO2 का निर्माण होता है और पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से यहाँ पर पेड़ पौधे वृक्ष भी पाए जाते हैं, और इनकी वजह से ये ग्रह ग्रीन होता है। दैट्स वाई इसको ग्रीन प्लेनेट्स की संज्ञा दी जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये सारे फैक्ट तो आपको किताब में मिल जाएंगे, लेकिन हमारा काम ये है, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको इनको समझा करके आपके समक्ष इनको प्रेजेंट किया जाए, इसलिए दोस्तों हम इनको आपको बताना जा रहे हैं। दूसरा, अंतरिक्ष में देखने पर ये नीला दिखाई देता है, इसका भी आपको पता है, क्योंकि पृथ्वी का लगभग 70.8% पार्ट है, पृथ्वी के टोटल एरिया का 70.8% पार्ट पर एरिया पर क्या पाया जाता है, पानी। और पानी अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, ब्लू। तो इसीलिए क्योंकि इसके 2/3 भाग पर 2/3 से अधिक भाग पर क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है, और इसी कारण से मुख्य रूप से इसको क्या बोला जाता है, नीला ग्रह बोला जाता है। तो अगर आपको ये, हालांकि आप जानते होंगे, लेकिन इन चीज़ों के लॉजिक को आप समझो कि आखिरकार इनको ब्लू और ग्रीन प्लेनेट की संज्ञा पृथ्वी को क्यों दी जाती है दोस्तों। इसके अलावा अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवन में इसकी आकृति, ध्यान रखना, हालांकि हम पृथ्वी की आकृति की बात करें तो पृथ्वी की आकृति कोई गोल कहता है, कोई चपटी कहता है, लेकिन एक्चुअली में पृथ्वी की आकृति और लद्वक्ष गोलाव टाइप की ऐसी है। इसकी आकृति बताते हैं हम आपको, इसकी आकृति ऐसी है, मतलब थोड़ा सा गोल टाइप में, पूरा गोल भी नहीं है ना, जैसे यहाँ से इधर से चौड़ी चौड़ी हो जाएगी, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी सर से ऐसे। तो ऐसी आकृति है, इसलिए इसको लद्वक्ष, अगर एग्जैक्ट आपसे आंसर पूछा जाए कहीं परी में तो लद्वक्ष गोलार्ध और उसके आसपास क्या है, जीवन। इस प्रकार की ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा पृथ्वी, ध्यान रखना, हर ग्रह की स्थिति क्या है कि चक्कर तो लगाते हैं, हर ग्रह सूर्य के चक्कर लगाता है, लेकिन ध्यान रखना, जैसे ये पेन आपको दिख रहा है, मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है ना, और ये जो मेरा हाथ दिख रहा है आपको ये सूर्य, तो सूर्य के जब पृथ्वी चक्कर लगाएगी तो यूँ तो जाएगी, ठीक है ना, लेकिन ये पेन का जो सिंबल है ये भी घूमते हो जा रहा है, मतलब ये चंद्रमा भी घूमते, सूर्य भी पृथ्वी घूमते हो जाएगी, जैसे पेन की डायरेक्शन में घूमते हो जा रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे जितना कोण बना के घूमती है, उस अक्ष की अगर बात करें तो वह है 23.5 डिग्री का कोण। यानी कि अगर मैं बात करूं, एक तो पृथ्वी का ये होगा कि जैसे मान लो पृथ्वी यहाँ है, एक कोण तो पृथ्वी का ये तो है उसका सूर्य के चक्कर लगाने वाला कोण, और एक पृथ्वी का खुद के ऊपर है, तो ये है 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करते टाइम कितना झुकी रहती है, तो वो है 23.5 डिग्री, ठीक है ना। और आपको पता है पृथ्वी एक चक्कर नॉर्मली 24 घंटे पूरा करती है। इसमें हम दोस्तों अभी पृथ्वी की जो गतियां हैं उनको समझेंगे, एक टॉपिक होगा हमारा, हम आगे इस चीज़ को देखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें इसमें जानने के लिए आपके लिए, बेसिक सी चीज़ें, लेकिन वो आपके लिए पूरे ज्योग्राफी से जुड़ी हुई होती है, इसलिए उनको अच्छे से बताएंगे हम। यहाँ मैं बेसिकली अभी आपको बताता हूँ कि पृथ्वी
की जो गतियाँ होती हैं, आपने छठी क्लास की एनसीईआरटी कहीं में पढ़ा होगा पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी दो प्रकार की गति होती है, एक होती है उसकी परिक्रमण, एक होती है परिभ्रमण। ध्यान रखना, शब्दों का ध्यान रखना। परिभ्रमण का मतलब है जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, और परिक्रमण का मतलब है जब पृथ्वी स्वयं के चक्कर लगाती है, स्वयं घूमती है। अब जब पृथ्वी स्वयं घूमती है, जैसे ये सूर्य है और पृथ्वी यहाँ घूम रही है, तो पृथ्वी खुद घूमेगी तो इसका जो पार्ट सूर्य के सामने आएगा वहां दिन, और जो पार्ट सूर्य के जस्ट अपोजिट होगा वहां रात। इसलिए स्वयं के घूमती है जब तो दिन और रात बनते हैं। और ये काम कितने देर में करती है? 24 घंटे में। एग्जैक्ट डेटा बताता था, 23 घंटे और 23 घंटे 56 मिनट और 5 सेकंड, कुछ ऐसे टाइम लगाती है। इसके अलावा और देख लेंगे तो 9 सेकंड है, कुछ ऐसे, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन इतनी देर में 24 लगभग 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करते हैं। दूसरी ओर सूर्य के चक्कर लगाती है, उसको बोलते हैं परिक्रमण। और जब सूर्य के चक्कर लगाते हैं दोस्तों, ये सूर्य मान लें, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते हुए यूं यूं जाएगी। सूर्य का जो वाला इसका पूरा गोला अक्षांश स्थिति सूर्य के, जिसपे सूर्य सबसे पहले पड़ेगा, हम उसको आगे देखेंगे, तो उससे इसकी ऋतुएं भी प्रभावित होती है। तो ऋतुओं को परिवर्तन करने के लिए इसकी परिक्रमण स्थिति को देखें। और आगे दोस्तों, हम जब आगे इसमें देखेंगे अभी, तो आगे चाहे तो आप अभी देख सकते हो, आगे ऐसे देखते हैं, देखो क्या होता है। मैं बेसिकली अभी बता देता हूँ आपको, ये डायग्राम से याद रखना है। ये ग्लोब है, ये क्या पृथ्वी है, और पृथ्वी का ये वाला पक्ष है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री। आपको पता है इधर वाली जो ये जो रेखाएं, हालांकि आगे पढ़ेंगे हम, इन रेखाओं को बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं। ठीक है ना। और ये ध्यान रखना, ये इधर होके भी आ रही है यूं, यानी यूं है यूं। जैसे अगर ये मेरा हाथ है, तो इसके ये चारों ओर ये अक्षांश रेखा है, ग्लोब के चारों ओर आ रही है, ये अक्षांश रेखा है। तो ये हो गई कौन सी आपकी? ये अक्षांश रेखा है। ठीक है ना। तो ये वाली होती है अक्षांश रेखाएं और ये वाली होती है देशांतर रेखाएं। ठीक है ना, ये हम बाद में देखेंगे अक्षांश देशांतर रेखाएं। लेकिन अभी आपको एक चित्र समझना है कि पृथ्वी किस तरीके से घूर्णन करती है, क्या करती है। तो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती है 0 डिग्री, और एक होती है 23.5 डिग्री, फेमस फेमस, और एक होती है 23.5 डिग्री साउथ। तो जो 23.5 डिग्री साउथ होती है, इसको तो बोलते हैं मकर रेखा, और जो 0 डिग्री होती है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। और जो, और दूसरी बात, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है। तो कर्क रेखा क्या है? अक्षांश रेखा है जो नॉर्थ के 23.5 डिग्री अक्षांश पर गुजरती है। अब देखो सूर्य के 4 डेट आपको एग्जैक्टली ध्यान रखना। जब आपको पता है कि सूर्य की किरणें अगर यहाँ सीधी पड़ेगी, अगर सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ी है, तो ये है आपको, ये उत्तरी गोलार्ध ध्यान रखना, और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो इधर भी दिन बराबर होगा, इधर भी दिन बराबर होगा। तो डे एंड नाइट दोनों गोलार्धों में समान होगी, क्योंकि सूर्य विषुवत रेखा भी पड़ रहा है। तो विषुवत रेखा भी पड़ रहा है, तो सूर्य का प्रभाव, सूर्य की तरंगें, जो सूर्य की किरणें हैं, ठीक है, सूर्य की किरणें हैं, उतना ही परावर्तन इधर करेंगी और उतना ही परावर्तन इधर करेंगी। यानी कि इसको मैं अगर आपको समझाऊं एक दूसरे चित्र के माध्यम से, क्योंकि ध्यान रखना, अक्षांश स्थिति की वजह से सूर्य की किरणों का मतलब रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाता है। जैसे सूर्य तो स्तर रहेगा, आपको पता है, सूर्य तो ये सूर्य है। अब सूर्य जब विषुमत रेखा पे आएगा, यानी विषुमत रेखा ये है, तो विषुमत रेखा पे आएगा, विषुमत रेखा पे सूर्य किरणें सीधी पड़ेंगी, जबकि इधर ध्रुवों की तरफ और ध्रुवों की तरफ इधर देखेंगे तो तिरछी पड़ेंगी। और जब सूर्य किरणें तिरछी ज़्यादा होती है तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, टेम्परेचर कम होता है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर कम पाया जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से 2 दिन ऐसे होते हैं साल के 2 दिन ऐसे होंगे जब सूर्य की किरणें सीधी सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती है इस पर। और वो 2 दिन कौन से हैं दोस्तों? 23 मार्च, ठीक है, और एक है आपका 21 सितंबर, जो अभी 21 सितंबर निकला है वो। तो 23 मार्च और 21 सितंबर को सूर्य बिल्कुल यहाँ होता है। तो हम पहले चलते हैं 23 मार्च को, मान लें 23 मार्च को सूर्य यहाँ पर है, तो इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में स्थिति बराबर है, दोनों में दिन और रात की अवधि बराबर होगी। ठीक है। 23 मार्च के बाद आपको पता है सूर्य किधर की ओर जाएगा? 23 मार्च के बाद सूर्य का होने लग जाता है क्या? उत्तरायण। तो सूर्य 23 मार्च से लेकर के 21 जून को कहाँ आ जाएगा? कर्क रेखा पर। तो सूर्य जब कर्क रेखा पर यहाँ पड़ेगा सूर्य, तो कर्क रेखा पर उस दिन सबसे बड़ा दिन होगा।
यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में, चूंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चला जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में उसका प्रकाश कम रहेगा, इसलिए 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, ध्यान रखना। और यहाँ पर ठंड होती है। 21 जून को सूर्य यहाँ चले जाने के बाद सूर्य धीरे धीरे दक्षिणायन होना चालू होता है, और दोबारा 21 जून से लेकर के दोबारा 21 सितंबर को सूर्य फिर कर्क रेखा पे आ जाता है। 21 सितंबर को सूर्य फिर कर्क रेखा पे आ जाएगा, तो दोनों जगह बराबर सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है ना। 21 सितंबर के बाद सूर्य फिर दक्षिणायन होता आता है और कर्क रेखा पे मकर रेखा पे आके गिर जाता है 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर को सूर्य चूंकि दक्षिणी गोलार्ध की मकर रेखा पे रहता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी ज़्यादा रहती है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कम रहती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे ठंडा दिन होता है, ठीक है ना। तो ये 4 सिचुएशन, इनको अब एक बार और देख लेते हैं, आपको समझ में आ गई होंगी हालांकि, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। मैंने 4 डेट बताइए, 4 डेटों, ये पूरी कहानी इसमें लिखी हुई है, आप पढ़ लेना। मैं इन 4 डेटों के आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक तो ये तो आप जान गए होंगे, ये विषुमत रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गई, और ये मकर रेखा हो गई। ये हो गया नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये होगा जीरो। सूर्य जिस दिन यहाँ पर होता है, यहाँ पर 2 स्थिति में होता है, 23 मार्च, और एक होता है 21 सितंबर, 21 सितंबर, ठीक है, 21 सितंबर को होता है। तो जिस दिन 23 मार्च को सूर्य यहाँ होगा, उस दिन यहाँ भी बराबर दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की अवधि बराबर होगी, क्योंकि सूर्य बराबर रेखा पे है, सूर्य की किरणें बराबर जा रही है दोनों गोलार्ध में। और ये स्थिति होती है, इसको बोलते हैं वसंत समय होता है, वसंत टाइम में होता है, तो इसको बोलेंगे वसंत विषव, ठीक है, बसंत होता है इसलिए यहाँ सूर्य। इसके अलावा जब 23 मार्च से धीरे धीरे सूर्य का उत्तरायण होना चालू होता है, और 21 जून को सूर्य कहाँ पहुंच जाता है, उत्तरी गोलार्ध में, इतना आगे निकल जाता है, तो डेफिनेटली उत्तरी गोलार्ध में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, जबकि यहाँ सूर्य नहीं रह पाएगा, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में ठंड हो जाएगी, किसको, 21 जून को। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे गर्म दिन होगा, इसलिए इसको बोलेंगे उष्ण विषम, क्योंकि यहाँ उष्ण अयांत, उष्ण विषम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे उष्ण अयांत। उष्ण अयांत किस दिन होगा, 21 जून को, क्योंकि यहाँ सूर्य उस दिन यहाँ पर होगा। इसके अलावा दोस्तों 21 जून के बाद धीरे धीरे सूर्य आ जाता है, और 23 सितंबर को सूर्य फिर करके मकर रेखा पे आ जाएगा, तो 23 सितंबर को इधर भी बराबर रहेगा और इधर भी बराबर रहेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं शीत अयान, इसको बोलते हैं शीत विषम, क्योंकि इस टाइम 21 सितंबर तक धीरे धीरे शीत ऋतु आना चालू कर देती है। हम यहाँ जो कैलकुलेट कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध को ध्यान रखते हुए कर रहे हैं, ठीक है ना। 23 सितंबर को धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में शीत आना चालू कर देती है, दोनों गोलार्धों में, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में तो शीत आना चालू करेगी, दक्षिणी गोलार्ध में शीत जाना चालू करेगी, क्योंकि अब 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा, और 21 दिसंबर को, लगभग लगभग 22 दिसंबर को या 21 दिसंबर को, ये क्या करेगा, ये मकर रेखा पर सूर्य सीधा पहुंच जाएगा। जब सूर्य मकर रेखा पर होगा दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ तो तेज गर्मी होगी और दिन बड़ा होगा, लेकिन जस्ट उत्तरी गोलार्ध में अगर देखेंगे तो सबसे छोटा दिन होगा, ठंड होगी। इसलिए 21 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध के आधार पर हम क्या बोलते हैं, शीत अयान। इसके बाद 21 सितंबर को सूर्य पुनः फिर 21 दिसंबर के बाद सूर्य पुनः फिर विषुवत रेखा की ओर आता है, तो इसी को बोलते हैं मकर संक्रांति। जिस टाइम सूर्य मकर से उत्तर की ओर ट्रांसफर होना चालू कर देता है, उसी को बोलते हैं मकर संक्रांति। तो आपको 4 डेट याद रखनी दोस्तों, 23 सितंबर, 21 जून, 21 मार्च और 22 दिसंबर। 23 सितंबर और 21 मार्च को आपको पता है बराबर होता है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में उष्ण होता है और दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को शीत होता है, और 22 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत होता है, दक्षिणी में उष्ण होता है। तो ये पूरी जो कहानी आपको दी गई है, इसमें जो पूरी स्थिति आपको बताई गई है इसमें, है ना, ये जो आपको यहाँ तक दी, देखो पूरी चीज वही जो मैंने आपको बोली अब तक, इसको बोलेंगे ग्रीष्म अयांक या और उष्ण अयांक भी बोल सकते हैं। 22 दिसंबर को मकर रेखा के लंबा समय, इसको शीत अयांक बोलेंगे, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ठंड रहती है। और ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो इसमें जो कहानी बोली गई है इसको आप एक बार पढ़ सकते हो, यहीं से आपको चीज की गई है, ठीक है ना। पृथ्वी दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको पता है। और मौसम परिवर्तन में पृथ्वी अपने जो ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात है, मौसम परिवर्तन में पृथ्वी का जो अक्षांशों के प्रति उसकी स्थिति झुकी हुई है, वो काफी रोल निभाती है। तो ये था पृथ्वी के बारे में आपको पता है।
कि इस जलीय भाग 71% है, स्थलीय भाग लगभग एग्जैक्ट डेटा देखे थे 70.5 है, ये 21.2 है, 20.2 है शायद, नहीं गलत हो रहा है, ये है 70.2 और ये है 20.8, ठीक है ना। परिक्रमण और परिभ्रमण, ये है परिभ्रमण, ये सूर्य के लगाती है, सॉरी परिभ्रमण तो खुद के लगाती है और परिक्रमण सूर्य के लगाती है। सूर्य के पूरा लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगा देती है, ठीक है ना। अर्थात हर साल 5 घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, इसलिए जब लगभग 6 घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो 4 साल में जाके 24 घंटे हो जाते हैं, इसलिए 4 साल में जाके फरवरी 29 की हो जाती है, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, ठीक है ना। और परिभ्रमण यानी कि ये अपने कक्ष पे लगाती है, तो ये 23 घंटे 56 मिनट 45 सेकंड में लगाती है। ये चीज़ आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। हमने पृथ्वी के बारे में सब चीज़ पढ़ ली। पृथ्वी का जो परिक्रमण यानी सूर्य के चक्कर लगाने वाला जो इसकी स्पीड है वो लगभग 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से लगाते तभी जाकर के चक्कर लगा पाते। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ तक की चीज़ें हमने बताई है कि ये चीज़ आपको ये डायग्राम अच्छे से समझना है, ठीक है ना। ये डायग्राम आपको समझना है कि अगर यहाँ रहेगा तो ये उष्ण अयांत रहेगी, यहाँ रहेगा तो उत्तर में शीत अयांत रहेगा, ठीक है ना। तो इसको आपको एक बार समझ लेना डायग्राम को। अगर किसी प्रकार कोई डाउट है हम इस डायग्राम को आपको दोबारा बता देंगे, आप कमेंट कर देना टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बढ़ा दें। अब आपसे एक चीज़ एक दो क्वेश्चन अगर आपसे हम एक क्वेश्चन रखें, ठीक है ना। क्वेश्चन ये रखें कि 21 जून को क्या हुआ, ये अगर हम रखें कि 21 जून को क्या होगा, ये चीज़ आपसे पूछें, तो ऑप्शन ए हो सकता है, स्टेटमेंट ए हो सकता है आपका कि 21 जून को क्या हो सकता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट हो सकता है कि उष्ण अयानांत हो सकता है। तीसरा स्टेटमेंट हो सकता है आपका शीत अयानांत हो सकता है। और चौथा आपका स्टेटमेंट हो सकता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो इसके आधार पर आपका कथन ए में आपके 1, 2, 3 और 4 सही आ जाएंगे, बी में आपके 1, 2 और 3 हो जाएंगे, सी में आपके 2, 3 और 4 हो जाएंगे, और डी में आपके 1, 3 और हो जाए 1, 2 और 4 हो जाएंगे। इस आधार पर आपको कल अपने इस वीडियो में बताना है, नेक्स्ट टाइम हम इसका आंसर दे देंगे। ये आज ही मैंने आपको बताया, इसी तरीके का क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, आप देख सकते हैं प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टेट पीसीएस में बहुत बार इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है। बेसिकली चीज़ें ऊपर जो डायग्राम को यदि आप समझ गए तो इसका आंसर आप देने में पूरी तरह सक्षम होंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम मिलेंगे इसका उत्तर आपको जरूर देना है, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसका उत्तर आपको बताएंगे। इसी के साथ आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।